हेलो बच्चों, विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम कक्षा 8 का विज्ञान पढ़ रहे हैं और हमारे जो पाठ्यक्रम का पहला अध्याय है नवीनतम प्रगति विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन सी तकनीक और प्रगति हुई है उसके संबंध में हम पढ़ रहे हैं। किन किन क्षेत्रों में यह प्रगति हुई है उनमें से कई क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में क्या क्या नवीनतम तकनीकी आई हैं और उनके आने से क्या क्या सुधार हुआ है इन क्षेत्रों में। इन सब चीज़ों के बारे में हम इसके पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज कुछ और क्षेत्रों के बारे में पढ़ा जाएगा कि उन क्षेत्रों में क्या नवीनतम प्रगति हुई है और उनसे क्या जो सुधार हुआ है उन क्षेत्र में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहली चीज़, विनिर्माण के क्षेत्र में। विनिर्माण का पहले परिभाषा जान लीजिए। विनिर्माण की क्या होती है? कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण को क्या कहते हैं? वस्तु निर्माण भी कहा जाता है। तो यह विनिर्माण की परिभाषा है। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियाँ आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में ही किया जाता है। मतलब जितने छोटे छोटे कार्य हैं वह सभी इसमें समाहित हो जाते हैं, इसमें शामिल माने जाते हैं, लेकिन उद्योगों को मुख्य रूप से विनिर्माण का क्षेत्र कहा जाता है। कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है उद्योगों में। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। विनिर्माण से जो कच्चा माल है विनिर्माण क्षेत्र में, उसके कच्चे माल को एक उपयोग करने योग्य उत्पाद में बदलने के लिए जो फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं उन्हें विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। और दूसरी चीज़, इससे जो माल तैयार होता है वह उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। उपभोक्ता मतलब जो उसको प्रयोग करने वाले हैं, और इस क्षेत्र में काफ़ी रोजगार भी लोगों को प्राप्त होता है। तो यह मुख्य योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का। विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। जिस देश में, जिस राष्ट्र में जितने अधिक उद्योग होते हैं, यह माना जाता है कि वह देश उतना ही अधिक संपन्न होता है। इसका विकास हमारे प्राकृतिक और कृषि संसाधनों के मूल्य संवर्धन के लिए भी महत्वपूर्ण है। जितना ही विनिर्माण उद्योग विकसित होगा, हमारे जो कृषि संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन हैं उनका भी संवर्धन उतना ही बेहतर तरीके से हो सकता है। उनके लिए भी यह विनिर्माण क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपोषणीय विकास की दृष्टि से भी विनिर्माण क्षेत्र का संवर्धन जरूरी है। इस समय जो हमारी नीति चल रही है संपोषणीय विकास की, हम चाहते हैं कि हम संपोषणीय विकास क्या है यह जान लीजिए। हम चाहते हैं कि संसाधनों का उपयोग भी हो और उससे प्रकृति को हानि भी ना पहुँचे। इस तरह जो विकास होता है वह संपोषणीय विकास कहलाता है। तो जो हमारी नीतिगत आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी यह विनिर्माण क्षेत्र का संवर्धन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में तमाम ऐसे उद्योग लगाए जाते हैं जो कि इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, प्रकृति प्रेमी नहीं होते हैं। तो उस क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में संवर्धन बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्तिसंगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में आधार अंशधारिता या पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन देना शामिल है। तो कौन कौन सी जो हमारी नीतिगत उद्देश्य हैं वो क्या हैं कि जो राष्ट्रीय नीति है विनिर्माण की, उसमें क्या क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या करना है, राष्ट्रीय नीति में क्या कहा गया है, यह जानना जरूरी है आपको। राष्ट्रीय नीति यह कहती है कि निवेश के क्षेत्रों की स्थापना की जाए, व्यापार के जो नियम हैं उन्हें युक्त संगत और सरल बनाया जाए, जो बीमार इकाइयाँ हैं उन्हें बंद करने के सरल नियम बनाए जाएं
औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के जो उपाय हैं उन्हें बढ़ाया जाए और विनिर्माण इकाइयों और उससे संबंधित गतिविधियों में अधिक से अधिक पूंजी का उपयोग किया जाए। तो हमारी जो नीतिगत राष्ट्रीय विनिर्माण नीति है उसके यह उद्देश्य माने जाते हैं। अगला क्षेत्र जो है उद्योग के क्षेत्र में, पहले देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज जो स्थिति है हमारे देश की उसमें औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर चुका है। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं। लोगों के रहन सहन के स्तर में अत्यधिक परिवर्तन दिखने लगा है। काफ़ी पहले धंधे नहीं थे हमारे यहाँ उद्योग धंधे, लेकिन अब जो है काफ़ी उद्योग स्थापित हो चुके हैं, जिससे कि जो उपभोक्ता हैं जैसे हम लोग हैं उन्हें सस्ते उत्पाद प्राप्त होने लगे हैं। क्योंकि अगर भी निर्माण इकाइयाँ लगेंगी तो उससे उत्पादन बढ़ेगा तो चीज़ें सस्ते रूप में हमको प्राप्त होंगी। वर्तमान समय के जो प्रमुख उद्योग हैं उनमें खनन उद्योग के बाद लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग और बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, यह सब आज के समय के जो प्रमुख उद्योग हैं यह भारत देश में अपने वह यही हैं। इन्हें ध्यान से देख लीजिए कि यह प्रमुख उद्योग आपके देश में माने जाते हैं या इन्हीं उद्योगों पे हमारा देश आधारित है। एल्युमिनियम उद्योग के जो कारखाने हैं वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसके अलावा ONGC और ऑयल पेट्रोलियम उद्योग के बहुत महत्वपूर्ण कारखाने माने जाते हैं। यह दो कारखाने जो है OIL और ONGC यह पेट्रोलियम उद्योग के प्रमुख कारखाने भारत में होते हैं। मथुरा रिफाइनरी है, वह भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है। उद्योग के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया गया है। अपने देश के जितने उद्योग हैं उनको और अधिक विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे देश में मेक इन इंडिया का जो नारा है वह दिया जाता है। और मेक इन इंडिया का मतलब होता है कि चीज़ें भारत में बने, हमारे देश में ही चीज़ें निर्मित हों और चीज़ों को निर्मित करने के लिए अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना जरूरी होती है। तो मेक इन इंडिया से हमारे देश का विकास होगा। इसमें मेक इन इंडिया से मतलब है कि इसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। मेक इन इंडिया से जो उद्देश्य हमारा स्थापित किया गया है, नया जो मोटो है, वह यह प्रेरित करता है कि जो बाहरी लोग हैं, विदेशी भारतीय हैं, वह हमारे देश में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना करें, जिससे हमारे देश का अधिक से अधिक विकास हो सके। भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनी के साथ बहुउद्देशीय कंपनियों को अवसर देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मतलब भारत में चीज़ों के निर्माण के लिए जो विदेशी हैं उन्हें भी और जो भारतीय मूल के विदेशी हैं उन्हें भी काफ़ी सहूलियतें दी जा रही हैं, काफ़ी रियायतें दी जा रही हैं टैक्स के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में। तो यह सारी चीज़ें जो हैं वह मेक इन इंडिया का ही रूप मानी जाती हैं। अगला क्षेत्र है ऊर्जा के क्षेत्र में। ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या नवीनतम प्रगति हुई है। आज कई तरह की ऊर्जा स्रोत हम इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ ऊर्जा क्षेत्रों के नाम सोचिए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यह सभी जो हैं वह हमारे लिए ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र माने जाते हैं। ऊर्जा के इन स्रोतों में कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनका हम लगातार उपयोग कर रहे हैं और इनका एक निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है। ये जो ऊर्जा के स्रोत जितने बताए गए हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनमें से कुछ ऊर्जा स्रोत ऐसे हैं जिनका हम पुनः संपोषण कर सकते हैं, इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः भरा जा सकता है। इस तरह के जो ऊर्जा स्रोत होते हैं उन्हें नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। जिन ऊर्जा स्रोतों को पुनः से स्थापित किया जा सके, कम होने के बाद, खत्म होने के बाद पुनः उन्हें बनाया जा सके, या वो न खत्म होने वाले हों,
ऐसे ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो बहुत ही नवीकरणीय अनवीकरणीय जो शब्द है काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो नवीकरणीय मतलब जिन्हें नया बनाया जा सके, जिन ऊर्जा स्रोतों को पुनः स्थापित किया जा सके, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत भी होते हैं जिन्हें हम लगातार अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वह समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें फिर हम भरपाई उनकी नहीं कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह स्वनिर्मित होते हैं, उनमें चक्र नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत वर्तमान में जो अधिकांश ऊर्जा स्रोत हैं हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ही हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला। जितना ही आप ज़मीन से निकालते जाएंगे वह धीरे धीरे ख़त्म होता रहेगा और पुनः संपोषित नहीं किया जा सकेगा। तो इस तरह के ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के भंडार सीमित हैं और इन्हें खत्म होने में, अगर हम इनका दोहन इसी तरह करते रहे तो इन्हें खत्म होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए पूरे विश्व में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को, जैसे कि कौन कौन से स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस, समुद्री, नाभिकीय एवं भूतापीय ऊर्जा, यह सारे ऊर्जा स्रोत जो हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माने जाते हैं और काफ़ी स्वच्छ होते हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके प्रयोग से पर्यावरणीय क्षति भी कम होती है और ग्लोबल वार्मिंग जो एक मुख्य समस्या है उससे भी बचा जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो बहुत व्यापक हैं और असीमित ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। इनकी ऊर्जा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। दूसरे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो हैं उनकी तुलना में जो सौर ऊर्जा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं इससे कम से कम प्रदूषण होता है। इसी के क्रम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत की गई। इस मिशन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। तो दो तरह के ऊर्जा स्रोत हमने देखे, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। यह आपको चित्र के माध्यम से यहाँ भी दिखाया गया है कि कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उनमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सूर्य, पृथ्वी, वन, जल और जैव ऊर्जा। इसे हम पुनः स्थापित कर सकते हैं, फिर प्रयोग कर सकते हैं, ख़त्म हो जाएगा फिर स्थापित कर लेंगे, नया किया जा सकता है। कहने का मतलब ये, इसलिए इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। वहीं जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनमें कोयला, दिन ब दिन आप जितना प्रयोग करते रहेंगे ज़मीन से निकलता रहेगा, नया कोयला बनने में अरबों खरबों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। पेट्रोल वही स्थिति है, ख़त्म होता जा रहा है, आने वाले समय में समाप्त होने की संभावना है। केरोसिन, रसोई गैस, ये सारी चीज़ें जो जीवाश्म ईंधन हैं वह बहुत ही समय लगता है इनको बनने में और इन्हें हम बना भी नहीं सकते हैं। तो यह ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो कि दोहन के उपरांत लगातार समाप्त होते जा रहे हैं, प्रयोग करने से लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए ऐसे ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे कम प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। इसको अधिक से अधिक विकसित करने के लिए और प्रयोग करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे कि हम सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। इसका उद्देश्य ही था कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है, मतलब सबका अगुवा बने भारत सौर ऊर्जा के उपयोग और दोहन के क्षेत्र में। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति क्या हुई है, जिसमें आपका सौर ऊर्जा या सोलर पैनल के माध्यम से जो ऊर्जा बनती है, सौर ऊर्जा ट्रैप की जाती है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी उपयोगी भी है। तो यह थी आज की क्लास। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं अगर समझ में आई हैं तो इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखें और फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट करके हमसे क्लियर कर लें। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, बढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।